नमस्कार। इस तेजी से बदलते दौर में नए मौकों को भुनाने के लिए कई मोर्चों पर काम करना जरूरी है। उसी में से एक अहम पहलू पर हम आज के एसएमई एक्सप्रेस के इस सेशन में फोकस करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और न्यू एज स्किल्स। हमें दो खास मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं, प्रबीर झा, एचआर स्ट्रेटेजिस्ट, फाउंडर एंड सीईओ प्रबीर झा पीपल एडवाइजरी, फॉर्मर सीएचआरओ सिप्ला, रिलायंस, टाटा मोटर्स, डॉक्टर रेड्डीज। आपका शुक्रिया प्रबीर जी हमें ज्वाइन करने के लिए। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं अनिमेश सक्सेना, पास्ट प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज फिसमय। अनिमेश जी आपका भी शुक्रिया। आइए बातचीत के सिलसिले को हम शुरू करेंगे और हमारे जो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी भूमिका स्मॉल बिजनेसेस के लिए एक मेंटोर की रहेगी आज के सेशन में। शुरुआत प्रबीर जी से करते हैं। प्रबीर जी, एमएसएमईज इकोनॉमी की बैकबोन है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में इनकी भूमिका अहम है। इस तेजी से बदलते दौर में माइक्रो उद्यमी कैसे अपनी वर्कफोर्स के अपस्किलिंग, रीस्किलिंग को लेकर कदम बढ़ाएं? तो मेरे हिसाब से सौरभ, यह सवाल बहुत ही अहम है और ये स्टार्ट करता है अपने खुद के माइंडसेट से। यदि जो भी एमएसएमई के प्रमोटर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्हें यह समझना होगा कि आज उनके जो स्किल सेट्स उनकी कंपनी में हैं, वो क्या अभी के दौर के लिए भी एडिक्वेट हैं और इस बदलती हुई कॉन्टेक्स्ट के लिए वो रेलिवेंट रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो पहला वो है। दूसरा है कि वो आप स्किल्स को बहुत क्लियरली आप लिख लें, क्योंकि आप न 25 स्किल्स को एक साथ अटेंड कर सकते हैं और न ही यदि आपने गलत स्किल्स पर फोकस किया तो वो मिसप्लेस्ड अपॉर्चुनिटी होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने स्किल रिक्वायरमेंट को, आपके अपने जो स्ट्रैटेजी हैं, जो आप उसी एरिया में बढ़ना चाहते हैं, कुछ एडजेसेंसीज आप लाना चाहते हैं, इसके कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल सेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और इसके लिए आप एक्सटर्नल वैलिडेशन भी कर लें, थोड़ा सा कुछ लोगों से विचार विमर्श कर लें कि मैं जो सोच रहा हूँ सही है या नहीं। और वो जब स्किल इन्वेंट्री आपने फाइनलाइज कर लिया, ये 3-4 चीजों की जरूरत होगी मुझे अपने एंटरप्राइज को बढ़ाने में, उसकी क्वालिटी इंप्रूव करने में, उस कस्टमर्स के एक्विजिशन के लिए, तो उस हिसाब से आप आइदर इंटरनल, यदि आपको कैपेबिलिटी नहीं है तो बाहर जाकर के आप उन लोगों की मदद लें जो स्किल मास्टर्स क्रिएट कर सकती हैं आपकी कंपनी में, और वो इंटर्न बाकी लोगों को ट्रेन कर सकती हैं। तो ऑलमोस्ट जिसको बोलते हैं बिल्ड ओन ऑपरेट मॉडल ऑफ स्किल अपग्रेडेशन, उसी कॉन्टेक्स्ट के तरह आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या वो 3 स्किल्स हैं जो आपको आज रेलिवेंट रखेंगी और क्या वही 3 स्किल आगे भी आपको इम्पैक्टफुल बनाते रहेंगी। और इसमें कभी कभी कॉमन लिस्ट होंगी और कभी कभी शायद चेंज होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोचना, विचार करना और स्ट्रेटेजिक कॉल लेना। अनिमेश जी, नए मौकों के लिए एमएसएमईज को तैयारी करनी होगी। आप वर्कफोर्स को लेकर एंटरप्रेन्योर्स की चुनौतियों के बारे में बता सकें। साथ ही ये जो मानना है कि एमएसएमईज का प्लेटफॉर्म एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह यूज होता है, इस पर आपकी राय। धन्यवाद सौरभ। ये जो समय आया है पिछले कुछ वर्षों में, ये ट्रांजिशन के तौर पे हम लोग इसको देखते हैं। इसमें जो फर्स्ट जनरेशन के जो एमएसएमई ओनर्स थे, अब उनकी दूसरी जनरेशन उस बिजनेस में एंटर हो रही है और उनकी जो सोच है, थॉट प्रोसेस है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो बिल्कुल नए जमाने से मॉडर्न, क्योंकि उनकी एजुकेशन मॉडर्न एजुकेशन रही है, उससे सोचते हैं। जहां तक वर्कफोर्स के ट्रेनिंग की बात हो रही है, पहले एक कंसेप्ट था, ये फैक्ट है कि एंटरप्रेन्योर ये सोचता था कि मैं इसमें कुछ इन्वेस्ट करूंगा, टाइम और मनी कॉस्ट इसके ऊपर, और ये छोड़ के चला जाएगा। लेकिन अब शायद ये सोच बदल रही है। उसका वजह क्या है कि मैंने कुछ लोगों को ट्रेन किया, मेरे बगल वाली यूनिट ने किसी को ट्रेन किया। अल्टीमेटली ये जो ट्रेंड वर्कफोर्स है, जो स्किल्ड वर्कफोर्स है, ये मार्केट में ही रहेगी। तो आज मेरे यहाँ से कुछ लोग अगर कहीं जा रहे हैं तो दूसरे जहां से कुछ लोग मेरे पास अवेलेबल होंगे आने के लिए। तो शायद विद दिस माइंडसेट अब लोगों का जो रुझान है या इंटरेस्ट है, वो ट्रेनिंग और स्किलिंग की तरफ जा रहा है। दूसरी ये मजबूरी भी है कि आज की दौर में जो इतने कॉम्पिटिटिव दौर है और डोमेस्टिक के साथ साथ बहुत से एमएसएमई जो हैं वो ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा बन रहे हैं या कुछ कोलैबोरेशन हो रही हैं, तो क्वालिटी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है। और क्वालिटी तभी आती है जब आपके पास जो वर्कफोर्स है वो स्किल्ड हो, या जो पुरानी वर्क है उनकी आप स्किलिंग करेंगे।
तो इसकी वजह से भी ये कंसेप्ट धीरे धीरे आता जा रहा है कि हमें कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, हम अपनी वर्कफोर्स को ट्रेन करें। प्रवीर जी, जैसे अभी अनिमेश जी ने ग्लोबल वैल्यू चेन में नए मौकों की बात रखी है, ऐसे में एंटरप्राइज की वैल्यू चेन को मजबूत करना जरूरी है और इसमें एचआर का खास रोल रहेगा। एचआर की बढ़ती अहमियत और बदलती भूमिका पर आपकी राय? देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है एमएसएमई के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको समझना कि एचआर केवल पेरोल रन करना या कंप्लायंस मैनेज करने की का एजेंडा नहीं है। एचआर एक ऑर्गेनाइजेशन को रेलिवेंट और इम्पैक्टफुल बनाने का एजेंडा है। तो एचआर की जानकारी, एचआर का कॉन्टेक्स्ट समझना, एचआर कोचेस रखना, एचआर एडवाइजर्स रखना, अपने को सेल्फ एडुकेट करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फिर अनिमेश जी ने बहुत अच्छा एक पॉइंट रेज किया और मैं भी वो देखता हूँ, जो नेक्स्ट जनरेशन अभी एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं उनकी सोच काफी अलग है और वो ओपन है। और बहुत से कंपनीज में एक इंटरजेनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट वो भी मैं देखता हूँ बिटवीन द फादर एंड द सन। तो HR has become more like a coaching agenda, a mindset change agenda. उस specific skill building and talent acquisition are smaller pillars. But पहला है कि जो strategic issues है वो आपको पहले रिफ्लेक्ट करना है, लोगों की मदद ले, कोचेस अपने लिए लाएं जो आपको चैलेंज कर सके, आपका हाथ एज अ लीडर पकड़ करके, थाम करके आपको न्यू टाइम्स के लिए रेडी करे। बिकॉज यदि आप वो नहीं करते हैं, वो वैल्यू चेन पर मूव करना एक एम्बिशन, एस्पिरेशन रह जाएगा और आप जो भी करेंगे इट विल बी शॉर्ट ऑफ द आस्किंग रेट। अनिमेश जी, माइक्रो यूनिट्स जिस तरह से फाउंडर्स की तरफ से ड्राइव किए जाते हैं, ओनर्स का एचआर इश्यूज में भी दखल रहता है। ऐसे में आपकी एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या सलाह रहेगी? जैसा कि प्रवीर जी ने अभी बताया कि अब क्या हो गया है, अभी तक जो एचआर को ज्यादातर एमएसएमईज में देखा जाता था एक टाइम ऑफिस के रूप में, कि उनका काम है कि लोग अटेंडेंस टाइम पे हो रही है, उनके पेमेंट जितनी बन रही है वो पेमेंट दी जाए। जो रियल सेंस में एक ह्यूमन रिलेशन था, ह्यूमन रिसोर्स जिसको आप अपनी मैन पावर को समझते हैं, उसको समझा नहीं जा रहा था। पर अब बदलाव आ रहा है, जो नई जनरेशन आई है। दूसरे, हम लोग भी जब अपने कुछ वर्कशॉप करते हैं या इवेंट्स करते हैं, एचआर पे बहुत ज्यादा फोकस है, क्योंकि एचआर एक नया पर्सपेक्टिव आपकी फैक्ट्री में जो प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। जैसे आजकल बहुत से प्रोग्राम होते हैं जिसमें आप प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट पे काम करते हैं, उसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ती है कि जो आपकी वर्कफोर्स है वो स्किलिंग के अलावा वो आपके साथ आपके उस विजन को शेयर करती है कि नहीं, और आपके साथ वो इन्वॉल्व हो रही है कि नहीं उस प्रोजेक्ट को या उस टारगेट को अचीव करने के लिए। तो इसलिए एचआर का रोल और भी अहम हो जाता है कि वो वर्कफोर्स को कैसे मोटिवेट करता है। किसी भी एम्प्लॉय की हम लोग देखते हैं, चाहे वो वर्कर हो चाहे वो सुपरवाइजर हो, उसके एक फाइनेंशियल नीड्स के अलावा भी बहुत से इश्यूज होते हैं, उसके कुछ एस्पिरेशंस होती है और उसका कुछ एक अपने फैमिली से रिलेटेड भी इश्यूज होते हैं। तो एचआर को इन सब चीजों के लिए बहुत सेंसिटिव होना पड़ता है कि हाउ टू गेट बेस्ट आउट ऑफ दैट पर्सन विद इन दैट गिवन स्ट्रक्चर। तो इसलिए एचआर का रोल प्रोफेशनल बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, और इसके साथ साथ जिनको थोड़ा सा इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की भी समझ होनी चाहिए। तो अब एमएसएमईज में भी हम लोग देख रहे हैं कि रिक्रूटमेंट जो हो रहा है वो सिर्फ एक टाइम ऑफिस, एक पर्सनल ऑफिसर या पर्सनल मैनेजर के तौर पे नहीं हो रहा है, वो उस पर्सपेक्टिव से हो रहा है कि जो भी व्यक्ति इस पोजीशन के लिए आता है उसके पास एचआर से रिलेटेड या जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी शब्द मैंने यूज किया, इसका एक्सपोजर कितना है और वो किस तरह से इन सब चीजों को आपके ऑर्गेनाइजेशन में उस कल्चर में ढाल के वो वर्कफोर्स को क्रिएट कर सकता है। प्रवीर जी, बदलते दौर में एमएसएमईज को कैपेसिटी बिल्डिंग, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, क्वालिटी पर काम करना होगा। वहीं न्यू एज स्किल्स भी जरूरी हैं। ऐसे में एमएसएमईज को कैसे सपोर्ट किया जाना चाहिए? ये सबसे इंपॉर्टेंट अभी एमएसएमईज को, सरकार को और थोड़ी बहुत एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को साथ मिलकर के काम करना होगा, क्योंकि ये जो 10 ट्रिलियन 15 ट्रिलियन डॉलर की एस्पिरेशन है उसमें एमएसएमईज का बहुत ही बड़ा योगदान रहेगा। और स्किलिंग एंड स्केलिंग अप दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल स्किल बढ़ाना ही नहीं है, लेकिन स्केल अप एट स्पीड करना बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल से बहुत सी भारत सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट्स की भी एफर्ट्स तो हैं
कि आप लोगों को स्किल अपग्रेडेशन में मदद करें, फाइनेंशियल सपोर्ट से मदद करें, पार्टनरशिप विद ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से मदद करें, आईटीआई की करिकुलम्स इंप्रूव करें। क्योंकि मुझे लगता है स्किल बढ़ाने के पहले माइंडसेट चेंज करना, और जनिमेश जी ने भी कहा हाउ डू यू कोऑप्ट योर पीपल इन दैट ड्रीम, शेयर्ड ड्रीम, वो बहुत बड़ी चीज है। और मेरे ख्याल से जब वो आदमी वो सपना नहीं देखता है, वो अपने आप को उस लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स का भाग नहीं समझता है, उसके लिए कोई भी स्किल बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी एक शायद एडिशनल जॉब बन जाती है। उसको ये लगना चाहिए कि मुझे इसलिए ये करना है क्योंकि मैं इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग भूमिका निभा सकता हूँ। तो ये एक जर्नी है, ये कॉन्वर्सेशन है, और जिसको मैं बोलता हूँ कि स्टोरी टेलिंग इज एन आर्ट ऑफ लीडरशिप। कथा वाचन, कहानी सुनाने की क्षमता। तो मेरे ख्याल से एमएसएमईज में लीडरशिप इन जनरल एक अभी क्राइसिस है। टैक्टिकली उन्होंने खुद बहुत काम किया है, खुद अपने एंटरप्राइजेस को बढ़ाया है, लेकिन जो हम जिस अपॉर्चुनिटी की आज बात कर रहे हैं उसमें बिल्डिंग शेयर्ड विजन एंड शेयर्ड सेंस ऑफ ओनरशिप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना कोई भी हार्डकोर स्किल्स, अब वो इंडस्ट्री 4.0 की आप बात कर लीजिए, या एआईएमएल का लेवरेज की बात कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट यदि आप हर एक चीज को कॉस्ट माइंडसेट से देखेंगे तो ये जो ग्रोथ माइंडसेट आपके अंदर होना चाहिए वो नहीं आएगा। समटाइम्स यू हैव टू इन्वेस्ट टू गेट टू अ डिफरेंट प्लेस, invest in styles of leadership, invest in letting go of your own control, direct control of micromanagement, and invest in educating your people to that shared vision। ये तीनों का जो संयोग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप रेलिवेंट स्किल्स और उसकी ट्रेनिंग अपग्रेडेशन प्लान कर सकते हैं। अनिमेश जी, ये देखा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट कर रही है स्मॉल बिजनेसेस के लिए। जैसे क्लाउड ने कारोबार के तरीके बदले हैं, ऐसे में एमएसएमईज को टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए कैसी रणनीति बनानी चाहिए? जैसा कि एक सोल्यूशन अभी प्रवीण जी ने कहा कि एकेडमिक और इंडस्ट्री कुछ कोलैबोरेशन होना चाहिए। अभी तक क्या है कि जॉब प्रोस्पेक्ट से, करियर प्रोस्पेक्ट से एमएसएमई के लिए लोगों का अट्रैक्शन बहुत कम होता था, जो बच्चे प्रोफेशनली या टेक्नोलॉजिकली स्टडीज करके आते थे। क्योंकि एमएसएमई का उनको एक दिमाग में कल्चर था, एक इमेज नहीं थी कि ये कोई ग्लैमरस जॉब है या कोई एक बड़ा नाम है ये। प्लस दूसरे मोस्ट ऑफ द एमएसएमई जो है वो फैमिली रन बिजनेसेस हैं और उसमें डायरेक्टली फैमिली डे टू डे मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है, तो शायद उनका इंटरेस्ट नहीं बनता था। लेकिन जब अगर इस तरह के कोलैबोरेशन होंगे जहां पर एकेडमी और इंडस्ट्री दोनों एक साथ होंगी, तो उनको जैसा कि एमएसएमई का आज कंट्रीब्यूशन अपने आप जीडीपी में देख लें, अपने एक्सपोर्ट में देख लें, अपने मैन्युफैक्चरिंग में देख लें, 40 to 50% के करीब शेयर आ रहा है। और जो नई जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं गवर्नमेंट में नहीं आ रही है, ऑर्गेनाइज सेक्टर धीरे धीरे आपने देखा होगा कि वो ऑटोमेशन पे जा रहा है, तो उनमें भी अपॉर्चुनिटीज बहुत कम रह गई है। और जो है भी बहुत ही हाईली स्किल्ड लेवल की जॉब्स होती हैं, स्पेशलाइज जॉब्स। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी एमएसएमई में ही है। तो इसलिए जो इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके जो प्लेसमेंट सेल्स हैं, इनके लोगों को भी, जो प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, इस पोटेंशियल को समझना होगा। और फिर जब वो इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन करेंगे, तब उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनमें एक इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा कि, और इंडस्ट्री को एक फायदा होगा कि एक टैलेंट मिलेगा जो कि एक प्रॉपरली एजुकेटेड मैन पावर है, और वो फिर दोनों लोग मिलके, इट कुड बी अ गेम चेंजर। इनफैक्ट शायद ये एक जरूरत है इसमें वक्त की, और इसमें दोनों लोगों को, स्पेशली एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना होगा। अनिमेश जी, ब्रांडिंग के रोल को आप कैसे देखते हैं, जिस पर एमएसएमईज ज्यादा काम नहीं करते हैं? इसके ग्रोथ के सफर में काफी मायने हैं और ये शायद टैलेंट अट्रैक्ट करने में भी मददगार हो सकता है। देखिए, ब्रांड बिल्डिंग से डेफिनेटली टैलेंट अट्रैक्ट होता है, लेकिन ब्रांड बिल्डिंग एक बहुत अच्छा काम है कहने में, लेकिन बहुत डिफिकल्ट होता है। और एमएसएमई के पास रिसोर्सेज नहीं है, स्पेशली ग्लोबली उसको ब्रांड को डेवलप करने के लिए। कि एक सोशल मीडिया ने उनको जरूर अपॉर्चुनिटी दी है, इंस्टाग्राम पे या उस पे, जिसमें आप अपनी बहुत लो कॉस्ट पे अपनी ब्रांडिंग को, एक इन्फ्लुएंसर, जो सोशल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उनके थ्रू थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक मास स्केल पे आप ब्रांडिंग करने में सक्षम नहीं होंगे फाइनेंशियली, बहुत रिसोर्सेज लगते हैं, हम लोग खुद देखते हैं। तो इंटरनेशनली तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वहां पर इतने बड़े बड़े ब्रांड्स ऑलरेडी मार्केट में हैं। तो उसके लिए उनको सोशल मीडिया, डिजिटल टेक्नोलॉजी का सहारा लेना चाहिए।
कि जिसमें अपना उनका जो प्रोडक्ट है या जो उसमें इनोवेशन है और उसमें जो कस्टमाइजेशन है, आजकल आप देखिएगा काफी कुछ दुनिया जो है वो कस्टमाइजेशन की तरफ भी जा रही है। तो अगर उनको आप कोई कस्टमाइज प्रोडक्ट भी ऑफर कर सके, जो एमएसएमई में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और सोशल मीडिया का अगर थोड़ा सा प्रोफेशनली उसका उपयोग किया जाए, यूज किया जाए, तो शायद आप एक ब्रांड बिल्डिंग कर सकते हैं अपनी। एसएमई एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का है, हम जल्द लौटते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। आज हम फोकस कर रहे हैं एचआर और न्यू एज स्किल्स पर। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रवीर जी, देखा जाए जो आज बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी तो एक समय एसएमई ही थे। ये एक सफर है। आपने कई बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया है। आप एमएसएमईज के साथ अगर कुछ टिप्स शेयर कर सकें टैलेंट को अट्रैक्ट, डेवलप, रिटेन करने के लिए। बहुत ही अपलिफ्टिंग आपका वो लाइन रहा एकदम। मैं भी बहुत बोलता हूँ, एवरी बिग हीरो वाज द बॉय नेक्स्ट डोर वंस। तो जो भी आज बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने भी तो कभी अपनी जिंदगी शुरुआत में एमएसएमई से ही शुरू की। कोई बहुत बड़ा कंपनी होकर के तो जमीन पर नहीं टपका है। लेकिन उसमें कैसे उनकी वो जर्नी रही है, पहली तो बात है कि आप थोड़ी रिस्क टेकिंग आप दिखाएं। आई थिंक बहुत से एसएमईज या जो स्मॉलर एंटरप्राइजेज में देखता हूँ बहुत हिचक रहती है और उसकी जस्टिफिकेशन होती है कि मैं रिस्क नहीं उठा सकता। लेकिन यदि आप नहीं रिस्क उठा सकते, वो सबसे बड़ी रिस्क आप अपने लिए और आप अपनी कंपनी के लिए तभी लेते हैं, क्योंकि रिस्क तो लेना ही है। यदि आपको बढ़ना है तो आपको निकलना पड़ेगा आपके कंफर्ट जोन से, पहली बात। इसलिए रिस्क टेकिंग इज एन आर्ट एंड रिस्क टेकिंग मस्ट बी अ कॉन्शियस चॉइस, पहली बात। दूसरी बात, देख, यदि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को हियर एंड नाउ से थोड़ा सा आगे करके सोचना है तो मेरे ख्याल से पहला है कि आपको ट्रस्ट लेवल्स अपनी कंपनी में बढ़ाना होगा, विच इज इन द एरिया ऑफ कल्चर। एमएसएमई की कल्चर जो नॉर्मली होती है वो बहुत ही, जैसे निमेश जी ने बोला, बहुत फैमिली कंट्रोल रहती है, बहुत ही मालिक नौकर का एक रिलेशनशिप के जैसा रहता है। लेकिन आज की जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है उसमें उस तरह के माहौल में इररिस्पेक्टिव ऑफ आप कितना पैसा उसे देते हैं, कोई नौकर जैसा नहीं रहना चाहता है। और ये बहुत बड़ा चेंज है एमएसएमई के लिए कि आप उनको फेलो पार्टनर्स, कॉलीग्स के जैसे आप ट्रीट करें, उनके साथ व्यवहार करें, उनके साथ वेल्थ शेयरिंग का पॉसिबिलिटीज, जो भी छोटा सा ही सही है, लेकिन वेल्थ शेयरिंग अपॉर्चुनिटीज आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन ये माइंडसेट पर फिर वापस जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपने इस पर कभी डायलॉग नहीं किया, आपने कभी आकर के ये सब इश्यूज पर बात नहीं की है, बिकॉज आपका फोकस रहा है बस ये महीना थोड़ा ऑर्डर बढ़ जाए, ये क्वार्टर मेरा अच्छा चल जाए। तो पहला वो चीज। तीसरा जो है, जो लीडरशिप स्टाइल होता है, ये मैं बहुत लोगों से सुनता हूँ कहने के लिए मेरा लीडरशिप स्टाइल है। आज के युग में जब आप छोटे से बड़ा होना चाहते हैं, आपको अपने लीडरशिप स्टाइल को फ्लेक्स करने की जरूरत है, विच मीन्स आपके लीडरशिप स्टाइल में वैरायटी होनी चाहिए। क्योंकि यदि आपके यहाँ 10 लोग ही काम करते हो, लेकिन 10 लोगों का मोटिवेशन, 10 लोगों का को जो एनकरेज करता है, वह एक ही चीज नहीं है। किसी को थोड़ा सा ज्यादा प्यार चाहिए, किसी को एम्बैरेस हो जाता है, उसको आप यदि रिकग्निशन देते हैं। लेकिन आप अपनी लीडरशिप स्टाइल को फ्लेक्स करें, अप्रिशिएट करें, रिकग्नाइज करें लोगों को। चौथा, मैंने ऑलरेडी बोला, शेयर्ड विजन बनवाएं लोगों से। आप उनके साथ बैठ करके बोलिए मैं क्यों करना चाह रहा हूं और आपका योगदान क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आप छोटा सा ही सही, लेकिन जिसको बोलते हैं ना, डेलीगेट करना शुरू करें। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल बिलीफ ये है कि पीपल सरप्राइज यू। हमारे घर में ही जो स्टाफ हमारे साथ काम करते हैं, यदि आप उनको ट्रस्ट करें, आप उनको डेलीगेट करें, कोई खराब काम नहीं करना चाहता है। लेकिन बहुत से एमएसएमईज में जो प्रॉब्लम यह है कि वो बिकॉज वो रिस्क एवर्स हैं तो वो माइक्रो मैनेज करते हैं। तो उसमें दो प्रॉब्लम होता है, उसमें जो आपका स्टाफ है उसकी रुचि और सेल्फ बिलीफ और एंथुजियाज्म में कमी आती है। और दूसरा, जब आपकी कंपनी थोड़ी बड़ी हो जाती है, आप सडनली डिस्कवर करते हैं कि आपके अलावे आज कोई और नहीं है जो बंदा स्टेप अप कर सके। तो आप वैल्यू चेन में या इकोनॉमिक वेल्थ एग्रेंडाइजमेंट में कैसे आप आगे बढ़ेंगे यदि आपने लीडरशिप को बढ़ाया नहीं है। और आइए अब फाइनल कमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। अनिमेश जी, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स में भी काफी संभावनाएं हैं। डिस्ट्रिक्ट्स के एक्सपोर्ट हब्स बनाने पर जोर है। ओडीओपी में जो पोटेंशियल है,
इसमें इकोसिस्टम कैसे क्लस्टर की जरूरत के मुताबिक स्किल्स अपग्रेडेशन पर एमएसएमईज को सपोर्ट कर सकता है? क्लस्टर मैपिंग पर आपकी राय? देखिए, एक तो ये बहुत अच्छा स्टेप था कि जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की स्कीम गवर्नमेंट ला रही थी, क्योंकि बहुत से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं इस देश में जहां पर एक पर्टिकुलर कोई एक आइटम की कुछ एक्सपर्टीज अवेलेबल थी, वहां पे स्किल सेट वो अवेलेबल था। तो उसको और बिना क्लस्टर अप्रोच के इस चीज को आप प्रमोट भी नहीं कर पाएंगे वहां पर, क्योंकि एक एक्सपोर्ट करने के लिए एक इकोसिस्टम चाहिए होता है, उसमें एक वैल्यू चेन भी चाहिए होती है वहां पे, कि कुछ प्रोसेसेस आपके पास हो रही है, कुछ दूसरी जगह से हो रही है, उसको आप एक फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो और एक नेसेसरी थोड़ी सी एसेंशियल ट्रेनिंग भी चाहिए होती है। जब आप एक्सपोर्ट में जाते हैं तो कुछ चीजें बहुत अहम हो जाती हैं, जैसे एक कल्चर जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना चाहिए क्वालिटी कंट्रोल का और एक टाइमली डिलीवरी का। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अपने कंट्री में दोनों चीजें पे बहुत ज्यादा अभी तक तवज्जो दी नहीं जा रही थी एमएसएमई सेक्टर में। एक तो टाइमली डिलीवरी या टाइमली कमिटमेंट, जो भी चीजें आपने कमिट करी हुई है सैंपल से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक, उस पे वो बहुत ज्यादा उसकी सैंक्टिटी थी नहीं। दूसरी चीज थी कि एक क्वालिटी स्टैंडर्ड की एक कंसिस्टेंसी इन द क्वालिटी। कोई एक लॉट बढ़िया हो जाता है, किसी में समस्या आ जाती है, वो चीजों को अवॉइड करना। तो वो सब चीजें एक एमएसएमई के लिए अपने लिए कर पाना जरा मुश्किल होता है। तो क्लस्टर अप्रोच तो एक इसका एक सोल्यूशन है बहुत बड़ा। अच्छा, फिर क्लस्टर में क्या होता है, यहाँ कुछ कॉमन चीजें आप अरेंज कर सकते हैं, कुछ कंसल्टेंट भी हायर कर सकते हैं जिसमें वो कॉस्ट शेयर हो जाती है, और कुछ बेटर प्रैक्टिसेस या बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर हो जाती हैं एक दूसरे के साथ साथ। तो इसलिए ये क्लस्टर अप्रोच बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम को सक्सेसफुल बनाना है। प्रवीर जी, चलते चलते आपकी तरफ से लास्ट वर्ड माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। एमएसएमईज को तो खुद पर भरोसा रखना चाहिए, लेकिन अपने लोगों पर और भी भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वो यदि शेयर्ड डेस्टिनी आप क्रिएट कर दीजिए तो मेरे ख्याल से आज देश में वो जोश है, वो जुनून है, जो कि रिजल्ट तो पक्का देगा ही देगा, लेकिन भरोसा करें एक दूसरे पर ज्यादा। आज के सेशन में इतना ही। हमें ज्वाइन करने के लिए प्रवीर झा, एचआर स्ट्रेटेजिस्ट, फाउंडर एंड सीईओ प्रवीर झा पीपल एडवाइजरी, और अनिमेश सक्सेना, पास्ट प्रेसिडेंट फिस में, आप दोनों का शुक्रिया। थैंक यू। एसएमई एक्सप्रेस के अगले एडिशन में मुलाकात होगी एक नई थीम के साथ। फिलहाल नमस्कार।